हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बीसीसी। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि आपने एक क्यूब बनाया, कॉर्नर पे आपने एटम रखे और सेम एटम को आपने क्यूब के सेंटर पर प्लेस कर दिया और बाद में हम इन पर्टिकुलर एटम को बड़ा करने की ट्राई करेंगे। कौन सा एटम टच होता है ये देखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ किया। एक क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं ये सब आपको याद हो ही जाता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है और चैप्टर में कभी भी रिवीजन नहीं करना होता। इसमें हमने कहा ये पर्टिकुलर आपने जितने भी छत बनी हुई थी सबके कॉर्नर पर एटम बनाया और सभी के बॉटम पर भी एटम बना दिया और आपने यहां पर एक पर्टिकुलर सेम कलर से एक एटम और बनाया। जब आपने इन सभी एटम को बड़ा करने की ट्राई करी तो हमने ये देखा कि इनके बीच में तो गैप रह गया, लेकिन ये पर्टिकुलर आपका जो डायग्राम बना हुआ है ये तीन के तीन आपके जो आपके एटम बने हुए हैं ये आपस में टच हो गए। हमने कहा अगर ये टच हो गए इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से आपका डायगोनल बनाया हुआ है इसका डिस्टेंस कितना रहेगा। बोलूंगा इसका डिस्टेंस तो रहेगा, लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस रहेगा आपका बोलूंगा a√3, चूंकि क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है a√3 और इसमें आपके कितने आर आएंगे बोलूंगा 1 आर इधर का रहेगा, ये 2 आर यहां पर आएगा और 1 आर यहां पर आएगा। तो इस बॉडी डायगोनल में आपका कवर होगा 4 आर। फॉर्मूला हमें याद रखना है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा अगर ये पॉइंट नंबर 1 हो गया तो पॉइंट नंबर 2 आया आपका रैंक। रैंक का मतलब होता है Z और Z होता है कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स आए। तो मैं बोलूंगा कॉर्नर पर आपका कॉर्नर है आपके 8 और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो मैंने कहा इसका मतलब हो गया 1/8 इंटू 8। मैंने कहा ये सेंटर पर भी बैठा हुआ है और जैसे आपने सेंटर पे बोला तो लिखा जाएगा 1 इंटू 1, चूंकि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर आएगा। इसका मतलब जो पर्टिकुलर आपका रैंक रहेगी वो आपकी आएगी 2। पॉइंट नंबर 3 आता है जिसको पहले बोल रखा है फॉर्मूला याद करने की गलती ना करें। अगला पॉइंट था आपका डेंसिटी और डेंसिटी का सिंबल अगर ये लिखा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम की बात अगर करने लगे तो मास लिखा जाएगा किसी केमिकल का एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं तो जिसका मास ग्राम में आया था वो आ जाएगा आपका एएमयू में, या जिसका मास अगर आप पर्टिकुलर एटॉमिक मास की बात करने लगे और हमें बोला जाए ग्राम पर मोल, इसका मतलब वो एक एटम का नहीं होता, वो पर मोल का मास होता है ग्राम में। तो मैंने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब वो सिंगल एटम का आ गया। मैंने कहा ठीक है ये एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का मास आया, इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स बैठे हैं तो मैं बोलूंगा इंटू 2, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था रैंक 2। बहुत से लोग इसको Z लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप Z लिखना चाहें या सीधा वहीं पर 2 लिख सकते हैं। हमने कहा अगर ये निकल गया तो हमें मास तो पता चल गया इस यूनिट सेल के अंदर, इसका वॉल्यूम कितना होगा तो बोलूंगा वॉल्यूम हो जाएगा आपका a³। मैंने कहा बहुत ये तो सही लग रहा है। अगला आया आपका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन होता है इस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऐसा है या कितना ऐसा फ्रैक्शन है जहां पर एटम्स बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा अगर एटम्स बैठे हैं तो बताइएगा एक एटम अगर मैं स्फेरिकल मानता हूं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा तो बोलूंगा 4/3 πr³। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इस यूनिट सेल के अंदर क्या एक एटम है बोलूंगा नहीं, रैंक आई थी 2 तो मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 2। इसका यूनिट सेल के अंदर ये वो वॉल्यूम आया है जो कि एटम के साथ बैठा हुआ है। मैंने कहा टोटल वॉल्यूम कितना है तो उन्होंने कहा टोटल वॉल्यूम क्यूब का तो आपका a³ होता है। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे आंसर दिखाई दिया 8π/3 इंटू r/a और ये बन गया आपका क्यूब। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्या क्लियर हो रहा है। अगर यहां तक क्लियर हो रहा है तो चेक कीजिएगा अभी तक क्या मैंने R और A के बीच में कोई रिलेशन लिखा तो मैं बोलूंगा हाँ ये लिखा था आपने R और A के रिलेशन। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में चेंज किया और कहा अगर मैं इसको 8π/3 करता हूं और बाद में इसको चेंज कर देता हूं R/A तो R/A बन जाएगा
√3 डिवाइड बाई 4 और ये बन जाएगा आपका क्यूब। अब पूरा गेम जो रहेगा वो इसको सॉल्व करने पर रहेगा। क्या दोस्तों, यहां पर आपका आएगा √3, क्यूब का मतलब आएगा 3√3, इसका मतलब कहीं ना कहीं √3 और पाई तो बच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। यहां पर आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर ये 4 इंटू 4 हो जाए तो बोलूंगा 16 का मतलब 2 का मतलब क्या बोल सकते हैं, आंसर आपका 8 आएगा। सॉल्व करते रहिएगा। पहले जब इनकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 0.68। इसका मतलब अगर यूनिट सेल को 1 माना जाए तो कितना फ्रैक्शन आपका एटम लेके बैठा हुआ है, तो बोलूंगा 0.68। तो हमने कहा ठीक है, हमें कुछ याद करना है क्या? उन्होंने कहा हाँ, आपको याद करना होता है पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 याद करें, या ज्यादातर लोग इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे तो आप बोल सकते हैं 68%। डेटा हमें सुबह दोपहर शाम याद करना है कि आपका सिंपल क्यूबिक में कितना फ्रैक्शन था और आपका बॉडी सेंटर में कितना फ्रैक्शन आया। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कई बार कंपटीशन हमें ये वार्न करता है कि अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसके मार्क्स नहीं आने चाहिए। तो वो कई बार पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पूछता, वो बोल देता है फ्रैक्शन बताएगा वाइट का, तो लोग ये लिख के आ जाते हैं 0.68। तब 0.68 नहीं होगा, आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन है जिसमें एटम्स बैठा हुआ है। और क्वेश्चन कई बार डिमांड करेगा कि आपको वो फ्रैक्शन बताना है जहां पर एटम्स अवेलेबल नहीं है। तो कंपटीशन में जब आप स्पीड रखें तो ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्क्स आपके ना आ पाए। तो हमने कहा ठीक है, यहां तक तो हो गया, और हमारा अब लास्ट पॉइंट बचा है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो हम सभी एटम एक जैसे हैं। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेवल डाउन कर रहा हूं और किसी एक एटम को किसी अलग कलर से इंडिकेट करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो हमने कहा अगर ये समझ में आने लगे तो हमने कहा फिर से आपने एक कुछ क्यूब बनाया, और यहां पर जो आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिएगा आपने जो सेंटर वाला है उसका कलर बदल दिया। अगर आपने सेंटर वाले का कलर बदल दिया रेफरेंस के लिए और बाकी कलर आपके वैसे ही रहे, सभी आपके कॉर्नर पर, और कॉर्नर ऊपर 4 हो गए, नीचे भी आपने 4 कॉर्नर ड्रॉ कर दिए। मैंने कहा ठीक है। क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये गैप कितना होगा सेंटर वाले से ब्लू, जो ब्लू वाला है सेंटर उससे रेड वाला। बोलूंगा देखो ये गैप था आपका a√3, तो ये गैप कितना हुआ, बोलूंगा a√3 डिवाइड बाई 2, तो जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस अगर आप देखते हैं डिस्टेंस कितनी थी बताएगा, a√3 बाई 2 गैप पर कितने एटम होंगे, तो बोलूंगा ब्लू वाले से पूछता हूं, तो ब्लू वाला बोलेगा मेरे ऊपर भी, मेरे ऊपर चारों एटम जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सेम डिस्टेंस पर रहेंगे और सेम बिहेवियर आपको नीचे भी आपको दिखाई देगा। तो सेंटर वाला अगर क्यूब का सेंटर है वो चारों कॉर्नर छत के पूछे या चारों कॉर्नर आपके बॉटम के पूछे, गैप तो वही रहेगा और बोला जाएगा a√3 बाई 2। तो हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 8। यहां तक क्लियर है। अब कुछ लोगों ने कहा कि इतना तो हमें जनरली बुक्स में लिखवा दिया जाता है, आप क्या अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? अगर एक्स्ट्रा पढ़ाने की बात है तो ठीक है, हम एडवांस की तैयारी कर लेते हैं या हम रैंक बूस्टर की तैयारी कर लेते हैं। ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपने एक क्यूब बनाया। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी अपनी, और ये डॉट 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 बनाते चले गए, और डॉट डॉट बनाते हुए आपने कहा इसके आगे भी एक क्यूब है, कलर अलग कर दिया, और मैंने कहा जिसको मैं फोकस कर रहा हूं वो आपका ब्लू वाला एटम बना दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बाकी एटम, कहा अब आप दोबारा से बताएगा CN1 कितना होगा। तो मैंने कहा अगर CN1 निकालना चाहेंगे तो CN1 क्या दोस्तों नंबर 1 यहां पर आएगा, चेक कीजिएगा ये CN1 है, और जो CN1 आएंगे वो कितनी डिस्टेंस पर आएंगे, तो बोलूंगा आंसर आएगा a√3 बाई 2 पर, और CN1 कितने होंगे तो बोलूंगा 8।
क्या ये बोल सकता हूं कि जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है बात तो एक ही है? तो हमने कहा हमने टफ कहां किया। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका यहां पर CN2 का, और CN2 में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? हमने कहा डिस्टेंस कितना होगा, तो उन्होंने कहा डिस्टेंस के लिए आप ले लीजिएगा, हिंट है आपके पास A। तो मैं बोलूंगा अच्छा, क्या बोल सकता हूं यहां पर एक एटम यहां पर होगा? क्या अगर मैं इसे नंबर 2 बोल देता हूं CN2, तो क्या ब्लू वाले से ये आपका एटम एक गैप पर एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा? इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? CN2 बोलूंगा 6। हमने कहा ठीक है, कुछ और समझ में आ रहा है। हमसे पूछा गया D बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कितना होगा। सोच के जल्दीबाजी ना करें। हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 देखने लगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा 3 नंबर पर ये, और ये जो डिस्टेंस बनी अगर मैं इसे 3 बोलने लगता हूं तो बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3। आप लोग बताइएगा ये गैप कितना आएगा? बोलूंगा ये गैप आएगा A√2। वेरीफाई कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, सोचेगा CN3 कितना आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा 4 × 3 = 12। हमने कहा जी और आगे चलना है। हमने कहा मेरे पास मार्कर कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, CN4 कितना होगा? कि जी 4 तो हम लोग खुद निकाल सकते हैं, लेकिन बताइएगा तो सही कहां पर होंगे। तो आपके लिए जो हिंट है वो है आपका D। आप खुद निकालेगा बैठ के। ये जो पर्टिकुलर आपने डॉट डॉट बनाया, ये जो पर्टिकुलर आपका एटम बना हुआ है बराबर वाले यूनिट सेल का सेंटर, ये है आपका CN4। लिख देता हूं 4। सोचेगा कितने आएंगे। कोई कहना है जी ठीक है ज्यादा टफ हो गया, ज्यादा टफ हो गया। हमने कहा अभी तो एक मार्कर और बच गया, 1 2 3 थे। हाँ जी, CN5 कितना होगा? मैंने कहा CN5 क्या होगा? बोलेगा CN5 आपका ये होगा 5 नंबर। तो आपको यहां पर CN5D बता दिया, चूंकि हर चीज तो आपको यहां पर नहीं बताई जाती, जब फंसोगे तभी तो बताऊंगा। BCC में आपका CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 सब बता दिए। हम लोग अब थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, हालत अगर आपकी टाइट होती है तो रेस्पॉन्सिबल अब आप होंगे। हमें बोला गया कि इस पर्टिकुलर में सबसे पहले अगर मैं हल्का सा इजी लेने लगूं तो आपने कहा ये आपस में टच है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और अगर ये आपस में टच है तो आपने कहा A√3 = आप करेगा 4R। मैंने कहा ठीक है। अगर आप ये बोलें ये दोनों आपस में टच नहीं है, टच नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में गैप होगा। मैंने कहा बिल्कुल गैप होगा। उन्होंने कहा अगर मैं इनके बीच के गैप को D मान के चलता हूं, केवल गैप को D मान रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने पूछा D कितना होगा? बोलूंगा D होगा ये A रहेगा। मैं बोलूंगा तो ठीक है, और A में से ये R और ये R चला जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा A-2R। अगर D की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही किया था। हमने कहा ऊपर वाले से आंसर लिखते हैं, तो मैंने कहा A- ये अगर 2R की वैल्यू देखी जाए तो आंसर आएगा 3√3 / 2, और ये बन जाएगा आपका A√3 होता है आपका 1.7 का। अगर मैं हाफ करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब D एग्जिस्ट करता है। जो एज वाले हैं उनके बीच में गैप रहता है। किसी ने कहा कि IITs के क्वेश्चन करते हैं और जो आपके मेडिकल हैं उनके कुछ रैंक वाले क्वेश्चन करने लगते हैं। हमने कहा अगर रैंक वाले क्वेश्चन करने हैं तो कैसे करने हैं? उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर को पहले तो आप एक्सेस बनाइएगा। मैंने कहा एक्सेस अगर बनाने लगे तो चलेगा, डायग्राम बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और जो भी प्रोजेक्शन रहेगा वो आपको साइड में दिखता रहेगा, तो टेंशन ना लें इस चीज की कि कैसे कैसे हम लोग देखेंगे। वो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे बनाता जाऊंगा वो आपका लगातार डायग्राम रोटेट होता जाएगा, बस आपको उसको वेरीफाई करना है। एटम बनाया, एटम बनाया, एटम बनाते 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 आपने सभी जगह एटम बना दिया। चूंकि विजुलाइज कम होगा तो मैंने सभी को एटम को कंप्लीट बना दिया। ये एटम आपस में टच होते हैं, मैं अभी उतना बड़ा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा वो, और ये पर्टिकुलर आपने कुछ इस टाइप का बना दिया जो कि आपका सेंटर वाला है। हमने कहा ये पर्टिकुलर आपस में 3 टच है। मैंने कहा ठीक है,
तो कुछ लोगों को लगेगा कि डायग्राम दोबारा ही क्यों बनाया था, कोई बात नहीं, लगने दीजिएगा। ये अगर डायरेक्शन x है और ये आपका y है और ये आपका z है, तो मिलर इंडाइसेस ने बोला किसको कट कीजिएगा। मैंने कहा किस प्लेन से? उन्होंने कहा अगर प्लेन की बात करने लगे तो आपको कट कीजिएगा इसको 110 से, 100 या कहें 010 या 001, जिसका भी मन करे। मैंने कहा ठीक है, प्लेन कट करिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर प्लेन से कट किया। ऑब्जर्व हो रहा होगा। अगर आप इस प्लेन से कट करते हैं और इसका मैं व्यू देखने लगूं तो क्या आपको ऐसा लगेगा, कलर कोडिंग का ध्यान रखते हुए ये पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये आपकी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, बहुत बढ़िया। आगे यूनिट के आगे यूनिट रहेगा, जिसको मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन रहेगा तो आगे भी, चूंकि मैं बल्क का छोटे से पोर्शन को ले रहा हूं। मैंने कहा एटम बनाएगा, उन्होंने कहा ये दोनों एटम आपस में टच नहीं होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये दोनों एटम आपस में टच नहीं है, ऊपर नीचे वाली भी आपके टच नहीं है। क्या लगातार एटम के बराबर में एटम बनता जाएगा, साथ में क्या बीच में गैप भी आएगा? मैं बोलूंगा ऊपर लेयर की भी, ऊपर और नीचे वाली लेयर के बीच में भी गैप आएगा, और जो साइड वाले एटम बने हुए हैं उनके बीच में भी गैप आएगा। और ये जो प्रोजेक्शन दिखाई देगा, ये कितने प्लेन से कट होता हुआ दिखाई देगा? बोलेगा वॉल जो भी बनी हुई है वो कहीं से भी कट कर दीजिएगा, वॉल को सेम प्रोजेक्शन आएगा, चाहे मैं वॉल कट करूं या छत कट करूं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने ये काम कर दिया तो कट कीजिएगा 110 से। हमने कहा 110 कौन सा प्लेन होगा? तो उन्होंने कहा 110 अगर प्लेन देखने लगे तो मैं अगर येलो की बात ना करके ब्लू की बात करने लगूं तो आपने इसी में ये प्लेन कट कर दिया। और अगर डायग्राम ठीक से दिखाया जाए तो मैंने इसको वर्टिकल बनाया, जैसे आपने इसको कट किया, कि ये जो पर्टिकुलर प्लेन बनाया है, क्या वो रूम के सेंटर पे जो एटम बना हुआ है उसको बीच में से कट करेगा? सोचेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल करेगा। क्या ये दोनों एटम टच होंगे एज वाले? बोलूंगा नहीं होंगे। क्या ये डायगोनल वाले टच होंगे? बोलूंगा नहीं होंगे। क्या सेंटर वाला इन दोनों से टच होगा ऊपर नीचे से? क्योंकि वो तो बॉडी डायगोनल पर बैठा हुआ है, और जो कमरे के सेंटर पर है वो सभी कॉर्नर के एटम से टच होता है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा। दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, हम पढ़े इस रहे हैं कि कुछ नई नई चीजें हमें मिलेंगी। हमने ब्लू कलर का पेन बनाया और हमने कहा हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। डायग्राम में आपके कुछ इस टाइप का डायग्राम बना रखा है, तो हमने इस टाइप का भी डायग्राम बना दिया, ठीक है। और आपने कहा सेंटर पर एक एटम आएगा। मैंने कहा सेंटर पर एक एटम आ गया। हमने कहा इस एटम से कोई टच भी होगा। मैंने कहा ठीक है, ये टच करा दिया, ये भी टच हो गया, और टच होते होते ये भी टच हो गया, और ये भी टच हो गया। टफ पढ़ाऊंगा तो मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत होगी और आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये नहीं कि आपको हैप्पी रखने के लिए कम ही पढ़ा दिया जाए। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या ये जो पर्टिकुलर आपस में बने हुए हैं, ये दो एटम के बीच में गैप आएगा? बोलूंगा बिल्कुल। क्या इनके बीच में भी गैप आएगा? क्या सेंटर वाला एटम इस ब्लू प्लेन से कट हो जाएगा, और ये सब के सब जो बीच में बैठा हुआ है वो चारों के एटम से टच रहेगा? ये था। अभी अगर मैं डायरेक्शन से बात करने लगूं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो मैंने जो ब्लू कलर बनाया है, आपने कहा कि आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखना है, और इस डायरेक्शन को बोला नंबर 1। तो नंबर 1 को देखते हुए आपको इस डायग्राम से क्या बोलूं, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको 6+1 एटम्स दिखाई देंगे। और अगर मैं यहां पर कलर कोड के ध्यान रखने लगूं तो डायग्राम नंबर 1 से आपको जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। ध्यान रखिएगा, ये एटम सेम प्लेन में नहीं है, कोई एटम ऊपर कोई एटम नीचे। मैं यहां पर 111 डायरेक्शन से देखने की ट्राई कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो प्रोजेक्शन देखते रहिएगा और आपको साथ में सब कुछ समझ में आएगा। हमने कहा जी ये 111 समझ में आ गया, हमें और एंगल से दिखाइएगा। मैंने कहा अगर और एंगल से दिखाना है तो आपने कहा ब्लू के बाद नंबर ये आया, और आपने कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखना है।
मैंने कहा ये कौन सी डायरेक्शन होती है, उन्होंने कहा नंबर 2 ले लीजिएगा। और अगर नंबर 2 डायरेक्शन ले लेते हैं तो मैं क्या पूछता हूं, यहां से मुझे 4 एटम दिखाई देंगे नीचे से, और अगर नीचे से 4 एटम दिखाई देंगे तो क्या ये दोनों एटम टच होंगे एज वाले, बोलूंगा नहीं। क्या बीच में गैप होगा, मैं बोलूंगा होगा। क्या बीच वाला जो एटम है क्या वो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देगा या पूरा दिखाई देगा, तो मैंने कहा जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये पर्टिकुलर आपका एटम दिखा, ठीक है, ये कंप्लीट एटम बना दिया। और अगर कंप्लीट एटम बन गया तो इसके ऊपर आपका एक एटम ये बना, बहुत बढ़िया डायग्राम बन रहा है। एक एटम ये बना और एक एटम ये बना। कोई बात नहीं, अगर देर लग रही है तो कुछ नई चीज सीखेंगे तो अच्छी बात है। और ये मान लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो साइड में आपका प्रोजेक्शन चल रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे और आपका डॉट 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 ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब जब आप इधर से देखेंगे तो 4 एटम दिखाई देंगे कंप्लीट, और उनके पीछे छुपा हुआ दिखाई देगा जो सेंटर पे बैठा हुआ है। इनके बीच में गैप आएगा और इनके बीच का पता नहीं चलेगा कि वो ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। सेम पेन को जब आप सामने से देखते हैं तो आपको सर्कल दिखाई देता है, ऐसे आपकी लेंथ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। तो एंगल पर देखने के तरीके हैं आपके। हमने कहा जी 1 भी समझ में आ गया, 2 भी समझ में आ गया, प्रोजेक्शन आपके चल ही रहे हैं साथ में। हमने कहा नंबर 3, उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर प्लेन बनाते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, तो बचता है आपका ग्रीन। तो हमने कहा अगला डायग्राम इसी में काम करना पड़ेगा, और हमने कहा ये पर्टिकुलर टफ तो नहीं जाएगा, हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, डॉट 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 और डॉट 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 डॉट। इसके बीच में से किसी ने देखना स्टार्ट किया, अगर इसके बीच में देखना स्टार्ट किया तो क्या ये एटम दिखाई दे, ये एटम आपस में टच होंगे या नहीं होंगे, सोच लीजिएगा। यहां से जो आपका प्रोजेक्शन बनेगा वो दोबारा बना रहा हूं, और वो बनेगा आपका ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर से आपका दिखाई देगा डॉट 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 डॉट, और ये भी डॉट 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 आएंगे, और आपको यहां से 1 2 3 एक लाइन में दिखाई देंगे जो कि आपस में टच नहीं होंगे। और आपस में टच नहीं होंगे तो एक एटम ये बना, एक एटम ये बना, और एक एटम, आपस में आपने 3 एटम बना दिए। ठीक है, कलर कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो हमने इनको साइज को बड़ा किया और बड़ा किया बड़ा किया बड़ा किया, लेकिन किसी को भी टच नहीं किया। और इनके पीछे छुपा हुआ एक एटम और दिखाई देगा जो कि सेंटर वाला होगा, और सेंटर वाला एटम ऐसे दिखाई देगा। ज्यादा दिक्कत आए तो बीटेक में नैनो टेक्नोलॉजी लीजिएगा, टीएम पे काम कीजिए, सब चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। तो यहां पर हमारा बीसीसी कंप्लीट होता है।